श्री प्रियाजीत जाडेजा जो गुजरात के गांधीनगर से निर्वाचित क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, अब शपथ तथा प्रतिज्ञा करेंगे। श्री प्रियाजीत जाडेजा। आप शपथ ग्रहण करना चाहोगे या प्रतिज्ञा करना चाहेंगे? आप कौन सी भाषा में शपथ लेना चाहेंगे? I, Priyajeet Jadeja, have been elected a member of your parliament to serve in the name of God. Solemnly offer that I will bear faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the Constitution of India, as by law the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. श्री नवीन महला जो गुजरात के सुरेंद्रनगर से निर्वाचित क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, अब शपथ तथा प्रतिज्ञा करेंगे। श्री नवीन महला। आप शपथ ग्रहण करना चाहोगे या प्रतिज्ञा करना चाहोगे? आप कौन सी भाषा में शपथ ग्रहण प्रतिज्ञा करना चाहोगे? कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। कानपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके देहावसान होने से हम सभी शोकाकुल हैं। उन्होंने दलित वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के लिए अपना समय व शक्ति लगाई थी। वे कामगार सेना कानपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। उनका असमय देहावसान होने से हम सभी शोक संतप्त थे और अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आदर्श सहयोगी अर्जुन सिंह की मृत्यु पर शोकाकुल हूं और उस दिवंगत आत्मा से संबंधित थे और गांधी जी एवं जयप्रकाश के निकटस्थ थे। मैं उनकी कार्यप्रणालिता और देश प्रेम का कायल हूँ। उनकी मृत्यु से आज हमने एक मुखर संसदीय वक्ता खो दिया है। ये हमारे लिए एक अपूरणीय क्षति है। महोदय, मैं आप एवं सदन के नेताओं द्वारा अर्पित श्रद्धांजलि में मैं अपने आप को भी संयोजित करता हूँ। मुझे श्री सिंह के साथ काम करने का मौका मिला। वे अत्यंत मृदुभाषी एवं खुले दिल के व्यक्ति थे। उनके स्वर्गवास से हमने एक अच्छा सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता खो दिया है। सदस्यगण अपना गहरा शोक प्रकट करने के लिए थोड़ी क्षण के लिए मौन खड़े हो गए। मैं परिचय कराना चाहता हूँ। मास्टर कश्यप रातड़िया, केंद्रीय वन मंत्री। मिस आशा, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री। मास्टर रविशंकर यादव, गृह मंत्री। मिस नैना, कानून मंत्री। मास्टर योगेश गावित, एचआरडी मंत्री। अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। प्रश्न संख्या 101, मिस संगीता। मैं वन मंत्री को आप सबके माध्यम से अवगत करना चाहती हूँ, जिससे सरकार के कड़े नियम कानूनों को धत्ता बताते हुए उड़ीसा के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में रह रहे वनवासी बड़ी आसानी से हमारे राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रपति का राष्ट्रीय उद्यान में शिकार कर रहे हैं और वन के अधिकारी हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। इस जंगल में मंगल की कहानी को मैं मंत्री महोदय। संगीता, आप सदन का समय जाया न करें और सीधे प्रश्न पर आइए। जी महोदया, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूँ कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में अक्सर शिकार के नाम पर हो रहा है। सरकार के पास संसाधन और शक्ति होने के बावजूद भी उसे खंडित क्यों नहीं कर रहे? क्या वन मंत्री को यह जानकारी है कि इस उद्यान में 2750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में शेर के साथ हिरण, सांबर, चीतल और जंगली सुअर का शिकार निरंतर रूप से चल रहा है? यह अकर शिकार अपने सभी हदों को तोड़ते हुए दोहरी उसके उद्योग
हत्या कर रहे हैं और ऐसा सदियों से होता चला आ रहा है। तो मैं मंत्री महोदय से ये जानना चाहूंगी कि इस पार्थिव कृत्य को रोकने के लिए वन मंत्री के पास कौन सी योजना है? माननीय वन मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने साथी मित्र को बताना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम जिस सखत शिकार की बात की गई है, यह कोई घटना नहीं है। ये उड़ीसा के वनवासियों में राजाओं के जमाने से चली आ रही परंपरा। इसकी जानकारी मुझे भी है और सरकार को भी। हम इस बारे में कुछ कारगर योजना बनाकर इस विकृति को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक अखंड शिकार का प्रश्न है, यह वहाँ सामाजिक, जैसा कि प्रश्न के पहले भाग में पूछा गया कि सरकार इस परंपरा को खंडित क्यों नहीं कर पा रही, मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमने पूर्व में इसे रोकने का प्रयास किया था। पिछले वर्ष 460 लाख रुपए की एक वैकल्पिक आवास योजना बनाई थी, जिसके तहत 2780 एकड़ इलाके में फैले वनवासियों का आवास मुहैया कराने की योजना थी। जहाँ तक अखंड शिकार का प्रश्न है, यह वहाँ का सामाजिक उत्सव हो गया और लोगों की भावनाएं इससे जुड़ गई। फिर भी हम इसकी रोकथाम के लिए अस्थायी एंटी पोचिंग कैंप और राज्य पुलिस की एक प्लाटून को लगा दी है। सीपीसी के नियमों के तहत जहाँ वन अधिकारियों को शिकायतों के आधार पर शक्ति का प्रयोग वर्जित था, अब इस संदर्भ में भी सरकार कुछ नए निर्णय ले रही है। साथ ही जो 8 गांव रिजर्व एरिया, 65 अन्य गांव वर्कर एरिया तथा 1200 गांव जो राष्ट्रीय उद्यान सीमा के अंदर थे, खाली कराकर अन्य स्थानों पर सफलतापूर्वक विस्थापित करने की योजना के अंतर्गत है। धन्यवाद। मिस अमी पटेल, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन प्लीज। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी सभासदों को अवगत कराना चाहती हूँ कि सिमलीपाल न सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान है बल्कि 1995 में घोषित भारत का 8वां बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके बचाव के लिए सरकार ने कई वादे किए, करोड़ों रुपए दिए जाने का आश्वासन भी दिया गया, मगर उनमें से एक रुपया भी लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं। इसके अलावा एक बात यहाँ यह है कि सालाना 500 जैसी छोटी मोटी शिकार की घटनाएं होती रहती है, लेकिन सरकारी आंकड़ा इसे 15 या 20 पर ही रोके रखना चाहता है। ये सब सरकार के तथाकथित पूर्ण नियंत्रण में हो रहा है, तो मैं जानना चाहूंगी कि कैसे। माननीय वन मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी कोशिश है कि वनवासियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और जीव मनुष्य के अंतर संबंध को मजबूत करने का एक मिशन सरकार चलाने जा रही है। साथ ही इस बार कैबिनेट कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि धन एवं संसाधन की कमी नहीं आने जाएगी और ऐसी विकृति को रोकने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। जहाँ तक 500 शिकार यात्राओं का प्रश्न है, यह इसकी जानकारी हमें अभी मिली। यदि इसमें सत्यता है तो यह निंदनीय है, पर इसकी सहज जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए सीसीएफ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी और सारे तथ्य सदन के सामने रखे जाएंगे। अंतिम प्रश्न में धनराशि में पहुंचने की बात की गई, ये यथा शीघ्र ही पूर्ण की जाएगी। जैसे ही फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको हरी झंडी दिखाते हैं, हम तुरंत इसे सिमलीपाल की विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वित करेंगे। प्रश्न संख्या 102, मिस वैष्णवी। महोदय, आज हम सभी किस सदी में रह रहे हैं? हमारे बड़े बड़े सपने हैं, हमारा सुनहरा भविष्य भी हमारे सामने है। आज हम कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर हमारा यथार्थ काशीपुर उड़ीसा जैसे गाँव में दम घुट कर रह गया है। गाँव में मोटे भूख के रूप में अपना तांडव कर रही है, लोग भूख से मर रहे हैं, मगर सरकार तो भूख दर्शक बने बैठी है और सरकारी रिपोर्टों के आंकड़ों के अनुसार हमारे पास खाद्यान्न की बिल्कुल भी कमी नहीं है। अनाज एफसीआई के गोदाम भी भरे पड़े हैं और गोदाम में क्षमता से अधिक भंडारण किया गया। जब स्थितियां हाथे पर तब हो जाती है जब हमें पता चलता है कि निर्यात गरीबी रेखा में बांटे जाने वाले खाद्यान्न सभी कम है। जब ऐसी स्थिति है तो इस सरकार तंत्रों को कहाँ लगाना है? वैसे महोदय, मेरा सिर्फ प्रश्न है कि ये मौतें क्यों हुई, आखिर क्या कारण थे इस मौत के, और सरकार भोले भाले गाँव को ऐसी पार्श्विक मौत से बचाने के लिए क्या करें? खाद्य मंत्री प्लीज। आदरणीय महोदय, हमारे साथी ने जो शब्द जाल बुना है वो भावनाओं को तो प्रेरित करने में समक्ष है, मगर स्थितियों को बदलने में कोई मदद करने वाला नहीं। मैं काशीपुर उड़ीसा में हुई दुर्घटना से सबको अवगत कराना चाहती हूँ। यहाँ जो मौतें हुई वो भूखमरी का परिणाम कतई नहीं है। जैसा कि हमारे विपक्षी मित्र ने इंगित किया, यह मौतें जहरीले मशरूम और पुरानी रागी खाने से हुई थी। मैंने इसकी जाँच गहराई से करवाई है और निष्कर्ष बताते हैं कि जिस घर में यह मौतें हुई थी उस घर का मुखिया विश्वनाथ सिंह स्वयं 20 मजदूर रखा हुआ था, तो गरीबी और भूखमरी का तो प्रश्न यहाँ पर उठता ही नहीं है। काशीपुर की 9 लाख की आबादी में कम से कम 81,000 भिखारी और बीपीएल के नीचे रहने वालों को भोजन देने व सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत रखा गया है, तो भूखमरी की संभावनाएं तो नहीं के बराबर। अध्यक्ष महोदय, तो मंत्री जी बताएं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बताएंगे जब इनके हिसाब से स्थितियाँ बिल्कुल ठीक है, पीडीएस भी सही काम कर रहा है और अन्नभंडार भी बड़े बड़े,
तो ग्रामीणों को आखिर में सड़ी हुई रागी और मशरूम क्यों खाना पड़ रहा है? माननीय खाद्य मंत्री, महोदय, यहाँ की स्थितियाँ अन्य स्थानों से भिन्न है। यहाँ ग्रामीण जन कुछ पैसों के लिए अपना बीपीएल कार्ड सूदखोरों के पास गिरवी रख देते हैं और यही सूदखोर बीपीएल को अन्न को खरीद कर फिर ऊंची कीमतों में इन्हीं गरीबों को फिर बेच देते हैं। इसके लिए सरकार समुचित व्यवस्था कर चुकी है। महोदय, जहाँ हमने शुरू में इसी ब्लॉक के ग्रामीणों के लिए शुरू में कर्नल फॉर राइस एक्सचेंज स्कीम शुरू की थी, जिसके अंतर्गत प्रति 1 किलो आम गुठली के एवज में प्रति 1 किलो चावल मुफ्त। परंतु इस योजना की ओर सरल तथा काटर करते हुए अब 90,000 जीआर कार्ड बनाए गए, जिसमें हर एक वयस्क को 35 किलो चावल वितरण किए जाने की समस्या है और साथ ही कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि इस स्थिति के अनुसार इसकी सीमा बढ़ाई भी जा सकती है। धन्यवाद। मदन महोदय, मैं मंत्री महोदय को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी भी ग्रामीण जन उन गुठलियों का सेवन कर रहे हैं, तो फिर वोट की असली वजह अभी भी वहाँ मौजूद है। खाद्य मंत्री प्लीज। जी हाँ, उसकी भी व्यवस्था की गई है। इसको प्रोसेसिंग यूनिट को बेचा जा रहा है, जो इसका इस्तेमाल पशुओं को चारा बनाने में कर रही है। और जहाँ तक उन मौतों का सवाल है, वे भोजन के कारण हुई थी। मैं मानती हूँ कि सीमित संसाधनों के कारण हर गाँव में पर्याप्त स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं, लेकिन अब जनसंख्या के आधार पर स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है और आसान पहुंच वाले क्षेत्रों में संचालित स्वास्थ्य केंद्र द्वारा ग्रामीणों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें ऐसी घटनाओं को भविष्य में टाला जा सकता है। धन्यवाद। बहुराष्ट्रीय कंपनी ने अधिग्रहित कर ली है। ये जमीन वहाँ पर पहले से रह रहे फूगी फोपड़ी वासियों की पट्टी के रूप में आवृत की गई थी। यह बस्ती कानूनी तौर पर जायज है, मगर बहुराष्ट्रीय कंपनी ने सरकारी महकमे का दुरुपयोग करके इस पर कब्जा कर लिया और जब हमने इसका विरोध दर्ज किया तो हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हुए रात के 12 बजे बिना सम्मान या वारंट के मुझे गिरफ्तार किया गया। इसलिए महोदय, उपरोक्त विषय पर मैं प्रश्न उठाने की अनुमति चाहता हूँ। श्रीमान जी, क्या आपने इस संबंध में सदन को कोई लिखित सूचना दी है और भी व्यक्तित्व आप दे रहे हैं, उनके पक्ष में आपके पास कोई प्रमाण उपलब्ध है? महोदय, इस संदर्भ में मैं सदन को लिखित सूचनाएं उपलब्ध करा चुका हूँ और इसके बारे में मेरे पास प्रमाण भी है। इस प्रश्न को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। श्रीमान जी, आपके द्वारा लिखित सूचना की जांच की जाएगी, उनमें क्या सच है ये देखा जाएगा। उसके बाद इस सूचना पर आपको प्रश्न उठाने की अनुमति दी जाएगी। Now the Minister of HRD will lay down the imported paper on the table. अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महिला कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु राज्यसभा द्वारा प्राप्त विधेयक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस बिल 2010 की एक प्रति हिंदी एवं अंग्रेजी में सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूँ। आपको अनुमति प्रदान की जाती है। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य, मुझे एक घोषणा करनी है। मेरी ओर से तथा सदन के माननीय सदस्यों की ओर से महामहिम श्री परवेज पठान, बांग्लादेश संसद के अध्यक्ष, बांग्लादेश संसदीय प्रतिनिधि मंडल के आदरणीय सदस्य जो हमारे अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्य है श्रीमती सकीना शेख, श्रीमती सलमा सुल्तान। यहाँ एक उच्चाधिकारी प्राप्त प्रतिनिधि मंडल है। प्रतिनिधि मंडल 5 अगस्त 2011 को यहाँ आया। वे इस समय विशेष कक्ष में बैठे हैं। हम अपने देश में उनकी सुखद लाभप्रद यात्रा की कामना करते हैं। हम उनके माध्यम से बांग्लादेश सरकार तथा वहाँ के मित्र लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।